Good morning students. Now let's start our chapter 6, traders big and small. ये जो चैप्टर होता है हमारा हिस्ट्री का होता है। इससे पहले हमने पहली वीडियो के अंदर कवर किया है चैप्टर को। अब हम आगे का जो चैप्टर होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। जो व्यापारी होते हैं छोटे और बड़े, उनके बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूड द बंजारा, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स formed association with headmen who negotiate on their behalf with warriors who bought horses। कि यहाँ पर क्या है कि जो व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो कई तरह के होते थे। उनमें से बंजाराज होते थे, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स होते थे। तो ये जो ट्रेडर्स होते थे, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी अपनी, जिसके अंदर क्या होता था कि जो हेडमैन होता था उस एसोसिएशन का, उसकी ओर से जो घोड़े खरीदने के इच्छुक वॉरियर्स होते थे उनसे वो बातचीत करता था। तो इस तरह की एसोसिएशन बनाई जाती थी उस टाइम। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट, दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवाज एंड फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कि जो ये ट्रेडर्स जो होते थे, इनको अनेक राज्यों से और अनेक फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए ये आमतौर पर जो कारवाज होते थे, काफिले जो होते थे, इकट्ठे होकर ये यात्रा करते थे और क्या करते थे, फॉर्म्ड गिल्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। और मतलब ये अपने हितों की रक्षा के लिए गिल्ड बनाते थे, एक संघ बनाते थे, व्यापार संघ बनाते थे। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम 8th century। यहाँ पर कुछ, जब हम साउथ इंडिया के अंदर देखते हैं कि कुछ 8वीं शताब्दी में ऐसे अनेक एसोसिएशन हुए हैं, जिनमें से यहाँ पर उसके नाम भी दे रखे हैं, फेमस बिंग द मनी ग्रामम एंड नाना देसी। दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये जो संघ होते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी होते थे और साउथ ईस्ट एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक ये व्यापार करते थे। नेक्स्ट होता है, देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक चेतियार्स एंड मारवाड़ीज ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ कंट्री। कि इसके अलावा जो चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे जो संगठन होते थे, समुदाय होते थे, जो आगे चलकर देश के जो मेन व्यापारी ग्रुप बन गए, समूह बन गया था उनका। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बोहराज ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। कि ये जो गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों ही समुदाय शामिल होते थे। वे दूर दूर तक रेड सागर के जो पोर्ट होती थी और फारस की जो खाड़ी होती थी, पूर्वी अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चीन से व्यापार करते थे। ये जो व्यापारी होते थे, ये इन कंट्रीज से ये व्यापार करते थे, इन जगहों पर ये जाते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स एंड इन एक्सचेंज ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी एंड द सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और ये बदले में क्या लेते थे, इन पोर्ट में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और आइवरी, इट मीन्स हाथी के दांत से बनी हुई जो चीज़ें होती थी वो ये लेते थे। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी वगैरह ये लाते थे। तो इस तरह से इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट चलता था। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, जेविश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। पश्चिमी तट के नगरों में क्या था कि जो अरबी होते थे, अरब, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट्स वर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट। क्या था कि जो लाल सागर, रेड सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले जो भारतीय स्पाइसेज होते थे, इंडियन मसाले जो होते हैं, और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे।
इटालियन जो व्यापारी होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनके द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपियन मार्केट में पहुँचाते थे। उससे क्या होता था, उससे व्यापार में उनको बहुत लाभ होता था। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, सिनामन, नटमग, ड्राइड जिंजर एटसेट्रा became an important part of European cooking and cotton clothes was very attractive। कि उनके क्या था कि जो वहाँ की जो क्लाइमेट होती थी, जो जहाँ पर ये मसाले वगैरह होते हैं हमारे यहाँ पर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है उसके अंदर ये स्पाइसेस उगते हैं, उगाए जाने वाले होते हैं। जिनके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं जो आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ग्रो करते हैं? लाल मिर्च होती है, काली मिर्च हो रही, काली मिर्च होती है, पेपर, सिनामन, दालचीनी, नटमग, जायफल और ड्राई जिंजर होती है, सौंठ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है वहाँ पर उगाई जाती है जो यूरोपियन खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे ये जो मसाले होते हैं। एंड कॉटन क्लॉथ्स वाज वेरी अट्रैक्टिव, और भारतीय सूती कपड़ा जो होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था। दिस इवेंचुअली ड्रीव यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और ये चीज़ें ही यूरोपियन व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं काबुल। काबुल की कुछ फीचर्स होती हैं उसको देख लेते हैं। काबुल विद इट रग माउंटेनियस लैंडस्केप, काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। काबुल जो अभी किस में होता है, अफगानिस्तान के अंदर होता है। वहाँ की जो ज़मीन होती है वो माउंटेनियस टाइप की होती है। बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियल इम्पोर्टेंट फॉर 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। 16th सेंचुरी के अंदर ये एक व्यापारिक केंद्र था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था व्यापार की दृष्टि से। काबुल एंड कांधार वर लिंक टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेज वाज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट। कि ये जो काबुल और कांधार रेशम मार्ग से भी जुड़े हुए थे, और साथ ही यहाँ पर हॉर्स का जो व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17th century, in the 17th century, Jean Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimate that the horse trade at Kabul amount to ₹30,000 annually, which was a huge sum in those days। यहाँ पर एक जो हीरो का व्यापारी होता है जो बैप्टिस्टे टवर्नियर, उसने ये अनुमान लगाया था कि काबुल में जो घोड़ों का व्यापार होता था वो पर ईयर 3,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। कैमल्स कैरी ड्राइड फ्रूट्स, dates, carpets, silks and even fresh fruits from Kabul to subcontinent and elsewhere. Slaves were also brought here for sale। कि यहाँ से काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और सब कॉन्टिनेंट तथा अन्य पार्ट में इनको बेचा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो स्लेव्स होते थे उनकी भी बिक्री की जाती थी, उनको भी बेचने के लिए लाया जाता था। तो इस तरह से काबुल की जो फीचर्स होती है वो होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, क्राफ्ट्स इन टाउन्स। कि जो क्राफ्ट्स होता है उस टाइम का वो कैसा होता था। क्राफ्ट्स पर्सन ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी। कि बीदर जो होता है एक स्थान का नाम होता है। बीदर के जो शिल्पकार होते हैं, जो क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे, वो तांबे और चांदी में इनले मीन्स जड़ाई का काम करने के लिए इतने ज़्यादा वो फेमस थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। द पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटीज कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन एंड कारपेंटर्स वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल। ये जो लोग, इस समुदाय के जो लोग होते थे, पांचाल और विश्वकर्मा समुदाय के जो लोग होते थे, ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक
थे, मतलब ये लोग मंदिरों का निर्माण करते थे। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। इन्होंने अपना जो रोल होता है वो महल बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, टैंक्स बनाने में, पानी के जो जलाशय होते हैं उनको बनाने में भी अपना रोल प्ले किया है। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सेलियार और Kakulars emerge as prosperous communities making donation to temples. Some aspects of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become especially and independent crafts. किसी प्रकार जो सालियार और कैकुलार जैसे बुनकर जो वीवर्स होते हैं वो भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वो मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते, जो डोनेशन होता है वो मंदिरों को दिया करते थे। यहाँ पर जो वस्त्र निर्माण होता है, जो कॉटन क्लीनिंग जो होती है, वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ और भी काम होते थे, जैसे कि कपड़े को साफ करना, कपास को साफ करना, फिर उसको काटना, फिर रंगना, ये भी व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए किसकी ज़रूरत होती थी? स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती थी, एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। यहाँ पर आप एक जो there are some example of the crafts of that time. Here is the one candle stand who make brass and black overlay. The next example of the art, here is a shawl border. तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी उस टाइम आर्ट का काम होता था, इनके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। नेक्स्ट, द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज, बट अदर्स लाइक थंजावुर श्रंक इन साइज एंड इम्पोर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, ऑन द बैंक्स ऑफ द भागीरथी, विच रोज टू प्रोमिनेंस एज ए सेंटर फॉर सिल्क्स एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704. Decline in course of the century as the weavers face competition from cheap mill made cloth from England. कि यहाँ पर कुछ टाउन्स होते थे जो लंबे समय से, जैसे कि अहमदाबाद जैसे कुछ शहर जो होते हैं ये मेजर कॉमर्शियल सिटीज़ होते थे, लेकिन अदर लाइक थंजावुर जो होता है वो इस मामले में, इम्पोर्टेंस के मामले में धीरे धीरे श्रंक हो गया था। मुर्शिदाबाद जो कि भागीरथी बैंक के ऊपर होता था, वो उसका जो रेशमी वस्त्र जो होता है, रेशमी वस्त्र के वो मेन सेंटर बनकर उभरा और वो 1704 के अंदर बंगाल की राजधानी भी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका जो सितारा होता है डूब गया, कि धीरे धीरे वो श्रिंक होना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ के जो बुनकर होते हैं इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ कंपटीशन नहीं कर सके, क्योंकि जो कपड़ा मिलों से बनाया जाता था, मशीनों से बनाया जाता था, वो सफाई में इतना अच्छा होता था कि हाथ से बने हुए कपड़े को वो कम्पीट नहीं कर पाए। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट होता है क्लोजर लुक, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। अब यहाँ पर हम हम्पी और मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में देखेंगे, जो कि एक पोर्ट सिटीज़ होते हैं और उनकी जो आर्किटेक्चरल चीज़ें होती हैं वो कैसी होती है। द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। Hampi is located in the Krishna Tugabhadra basin, which formed the nucleus of the Vijayanagar Empire, found in 1336. हम्पी नगर जो होता है कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित होता है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक क्या होता था? सेंट्रल स्थल होता था। द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवर ए वेल फोर्टिफाइड सिटी। इसकी जो खंडर जो चीज़ें होती है, जो कि अब खंडर हो चुकी है, उनसे ये पता लगता है कि उस टाइम की जो फोर्टिफाइड चीज़ें होती थी, किलेबंदी होती थी, वो उच्च कोटि की होती थी, वेल फोर्टिफाइड सिटी होती है। नो मोर्टर और सीमेंटिंग एजेंट वाज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज फ्रॉम देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। कि उसके अंदर
जब दीवारों को बनाया गया था तो उसमें कहीं भी गारे, मोर्टार गारा होता है, और सीमेंटिंग और चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले जो चीज़ें होती हैं उनका यूज़ नहीं किया गया था। उनमें जो शिलाखंड होते थे उनको आपस में इंटरलॉकिंग करके बनाए जाते, तो इस तरह से उनको मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता था, मतलब किया गया था उस टाइम। हम्पी नगर जो होता है उनकी दीवारों को देखकर ऐसा हमें पता लगता है। तो उसकी जो फोर्टिफाइड जो इम्पोर्टेंस होती है उसको देखकर जो पोर्तुगीज़ ट्रैवलर होता है उसने उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब किया था हम्पी के बारे में 16th सेंचुरी के अंदर। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु केम फ्रॉम गोवा, कि जब हम इसका जो एंट्रेंस गेट होता है, गोवा से आने वाले लोग जिस एंट्रेंस गेट से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने क्या बनाया हुआ है, विद इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड with walls and towers. These walls are not like those of other cities. ये जो वॉल होती है ये दूसरी सिटीज़ की जैसी नहीं होती है, but are made of very strong masonry such as would be found in few of her parts. कि उसने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि इसकी जो दीवारें बनी हुई होती है उस टाइम एक मतलब एक नमूना होती थी राजगिरी का, बहुत मजबूत राजगिरी का एक नमूना होती थी, जिसको उसने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट होता है द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स विद नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। कि हम्पी की जो आर्किटेक्चरल चीज़ें होती है वो विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के जो भवन होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती है, रॉयल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें मेहराब और गुंबद होते थे, आर्चीज और डोम्स वगैरह होते थे, और वहाँ पर मूर्तियों को रखने के लिए मतलब जो स्कल्पचर्स होती हैं उनको रखने के लिए नीचेस बनाए जाते थे, आले बनाए जाते थे वहाँ पर। और क्या होता था, दे ऑल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स विद स्कल्पचर्स मोटिव्स सच एज द लोटस एंड कार्बेल्स। कि वहाँ जो बाग बगीचे जो होते थे वो भी एक सुनियोजित तरीके से बनाए जाते, कि पहले से उनको वहाँ पर सोचा जाता था कि यहाँ पर ये बनाना है, जिसमें कमल और टोडों की आकृति वाले जो मूर्ति कला होती है उनके नमूने होते हैं। इन इट्स हेडे इन द 15th-16th सेंचुरी हम्पी बसल विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी। मुस्लिम मर्चेंट्स, चिटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पोर्तुगीज थ्रोंग द मार्केट ऑफ हम्पी। कि यहाँ पर और क्या था कि जो 15 और 16th सेंचुरी के अपने जो स्मृति काल में हम्पी जो होती है कई कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी के लिए जानी जाती, कि उस टाइम वहाँ पर बसलिंग होती थी, कि हलचल होती रहती थी। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मूर्रा, चेटिया और पुर्तगाली जैसे जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे उनका जमघट लगा रहता, उनके एजेंटों का जमघट लगा रहता था। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट होता है टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चर एक्टिविटीज एंड देवदासी परफॉर्म बिफोर द डाइटी रॉयल्टी एंड मासिस इन द मैनी पिलर्ड होल्स इन द विरूकाश टेम्पल। कि जो टेम्पल्स होते हैं वो कल्चरल एक्टिविटी का एक हब होता था, केंद्र होता था, और जो देवदासियाँ होती है वो शिव मंदिर के अनेक स्तंभों वाले विशाल कक्षों में देव की जो प्रतिमा होती है राजा और प्रजाजन के समक्ष नृत्य करती थी। द महानवमी फेस्टिवल नॉन टुडे एज नवरात्रि इन द साउथ वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट एट हम्पी। हम्पी के अंदर जो आज हम महानवमी फेस्टिवल्स को जानते हैं, जिसको साउथ में नवरात्र फेस्टिवल बोलते हैं, उन दिनों हम्पी में एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता था। तो ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने क्या ढूंढा है, फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ्स। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वाच्ड डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स। कि अतिथियों का स्वागत करते थे जो किंग्स होते थे, और उनके जो सबऑर्डिनेट चीफ्स होते थे वो उनके लिए नजराने लाते थे, उपहार लाते थे, गिफ्ट लाते थे, और राजा वहाँ पर बैठकर नृत्य देखता था, संगीत सुनता था, और जो कुश्ती के कार्यक्रम होता था वो भी देखता था। हम्पी फेल इनटू रूइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन
1565 बाय द दक्कनी सुल्तान द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरर एंड बीदर। 1565 में दक्कनी सुल्तानों, जो दक्कन के जो सुल्तान होते थे, गोलकुंडा का, बीजापुर का, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक जो होते हैं, इन्होंने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। उसके बाद हम्पी का विनाश हो गया। तो इस तरह से हम्पी की यहाँ पर चीज़ें होती हैं। अब आता है एक गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। अब यहाँ पर जो गेटवे होता है सूरत का, उसको देख लेते हैं। सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay, present day Khambat, and somewhat later Ahmedabad. Surat was gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. Emporium, it means a place where goods from diverse production एंड सेंटर्स आर बोट एंड सोल्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है विभिन्न तरह का, सेंटर से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। सूरत जो आज के खंभात और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मेन द्वार था। सूरत को मक्का का गेटवे भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ से हज यात्री जो होते हैं जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। हज पर जाने वाले जो लोग होते थे वो यहीं से ही बैठते थे क्योंकि सूरत उस टाइम एक पोर्ट होती थी और मोस्टली जो व्यापार होता था वो सूरत से ही होता था। द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड हियर। In the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factories and warehouse at सूरत। कि सूरत जो होता है एक कॉस्मोपॉलिटन, एक सर्वदेशीय नगर होता था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17th सेंचुरी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found unchoored at the port at any given time. एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार होता है ओविंगटन ने 1689 में सूरत पोर्ट का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक टाइम पर अलग अलग देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के बहुत सारे जहाज जो होते थे वो लाइन में खड़े होते थे जो कि एक बार बोलते ही उनको फिर चल देते थे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर एंड जो जरी जिसको बोला जाता है, एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। कि सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर चीज़ें बेचती थी, कपड़े बेचती थी। सूरत के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, अपने सुनहरे गोटे जरी का जो काम होता था उसके लिए फेमस होते थे। उनके लिए वो जो पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में मार्केट उपलब्ध थी। The state built numerous rest house to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. कि राज्य ने विश्व के, वर्ल्ड के सभी भागों से उस नगर में आने वाले लोगों की जो नीड्स होती थी उनको पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। There were magnificent buildings and innumerable pleasure parks. The Kathiawad set of Mahajans, money chargers, had huge banking house at Surat. It is north way that the Surat hundis were honored in the far-off market of Cairo in Egypt, Basra in Iraq and Antwerp in Belgium. ये और क्या था यहाँ पर, भवन, भव्य भवन और असंख्य जो मनोरंजक स्थल थे ये बना रखे थे उन्होंने। सूरत में काठियावाड़ सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। यहाँ पर सूरत में
जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। तो इस तरह की चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है? सूरत।